Assalamu alaikum. My name is Savera, roll number 1063. I am leader of group 1. Today the subject we are discussing is entrepreneurship. एंड बेसिकली मेरा ग्रुप यहाँ पर 5 टॉपिक्स को प्रेजेंट करने वाला है, जिनमें हमारे पास नंबर 1 है प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट्स फेस ड्यूरिंग फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट नंबर 2 हमारे पास है 3 प्रॉब्लम्स ऑफ 18 to 35 ईयर ओल्ड पेशेंट्स। नंबर 3 हमारे पास है बिजनेस मॉडल कैनवस। नंबर 4 ग्रो मॉडल। नंबर 5 एस्टिमेटेड कॉस्ट प्लस इनकम स्टेटमेंट। फर्स्ट हमारे पास था प्रॉब्लम्स ऑफ द पेशेंट्स फेस ड्यूरिंग देयर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ, देन मेरे ग्रुप के सारे मेंबर्स इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसमें हमारे पास आता है लेक ऑफ इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम। मोस्टली फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं कि एक ही ट्रीटमेंट प्लान को सारे पेशेंट्स के ऊपर फॉलो करवा रहे होते हैं, इसलिए उनको चाहिए कि हर पेशेंट के लिए एक सेपरेट ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाए जो कि उनकी फिजिक और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। देन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है फेयर एंजाइटी एंड मिसकंसेप्शन। समटाइम्स हमारे पेशेंट जो होते हैं वो डरे होते हैं, उनको एंजाइटी होती है, या फिर वो मिसकंसेप्शन रखते हैं कि अगर वो ये फ्ला एक्सरसाइज परफॉर्म करवा देंगे देन उनकी इंजरी दोबारा हो जाएगी या फिर उनकी रिकवरी स्लो होगी या नहीं होगी। नंबर 3 हमारे पास आ जाता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में ये होता है कि पेशेंट एक बिल्कुल ही अनरियल रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा होता है, उनको लग रहा है कि जैसे वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वो फ़ौरन से ठीक हो जाएंगे, जबकि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। नंबर 4 हमारे पास आ जाता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जिसमें होता है कि पेशेंट की मेंटल स्टेट हो सकती है, कि उसका अंडरस्टैंडिंग इशूज़ हो सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज ओवर डिपेंडेंस ऑन द मोडालिटीज़, कि पेशेंट हमारे जो होते हैं वो ये कंसीडर कर रहे होते हैं कि अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट उनके लिए मोडालिटीज़ या फिर डिवाइसेस यूज़ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है वो उनको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है। देन हमारे पास आता है बिजनेस मॉडल कैनवस। बिजनेस मॉडल कैनवस बेसिकली हमारे पास होता क्या है? बिजनेस मॉडल कैनवस इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल यूज्ड टू डिस्क्राइब, डिजाइन एंड एनालाइज अ बिजनेस मॉडल ऑन अ सिंगल पेज। बेसिकली देयर आर 9 कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस मॉडल कैनवस, जिनमें सबसे पहले आ जाता है कस्टमर सेगमेंट। नंबर 2 कस्टमर रिलेशनशिप, चैनल्स, वैल्यू प्रपोजिशन, की एक्टिविटीज, की रिसोर्सेज, की पार्टनरशिप्स, कॉस्ट स्ट्रक्चर, रेवेन्यू स्ट्रीम। मेरे ग्रुप के मेंबर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रो। ग्रो मॉडल हमारे पास बेसिकली होता क्या है? इट इज अ सिंपल एंड इफेक्टिव फ्रेमवर्क यूज इन एंटरप्रेन्योरशिप फॉर गोल सेटिंग्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट हमारे पास था एस्टिमेटेड कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड इनकम। एस्टिमेटेड कॉस्ट बेसिकली हमारे पास होती है क्या है? इट इज एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस नीडेड टू स्टार्ट एंड रन अ बिजनेस। देन हमारे पास है एस्टिमेटेड इनकम स्टेटमेंट। एस्टिमेटेड इनकम हमारे पास होती है क्या है? इट इज अ प्रिडिक्शन ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट और लॉस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान अली फ्रॉम ग्रुप नंबर 1, रोल नंबर 26। और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि 18 से 35 साल के पेशेंट्स को उनके फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में कौन सी मेन 3 प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं और उनके सोल्यूशन क्या है। पेशेंट्स को जो मेन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उनमें सबसे पहले तो है टाइम का इशू, कि पेशेंट्स के लिए टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा इशू है कॉस्ट का, कि पेशेंट ट्रीटमेंट प्लान को अफोर्ड नहीं कर पाते। और थर्ड इशू है मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी इश्यूज़, के पेशेंट कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। अब हम एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और फिर उसका पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहली और मेन प्रॉब्लम जो उन्हें फेस करना पड़ती है वो टाइम का इशू है, क्योंकि 18 से 35 साल के पेशेंट यंग होते हैं, वो या तो स्टूडेंट होते हैं या फिर किसी ना किसी जॉब में बिजी होते हैं और फिजियोथेरेपी सेशन के लिए प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पाते। अगर उन्हें डॉक्टर ने वीक में 2 से 3 मरतबा क्लिनिक आने का और फिजियोथेरेपी सेशन का कहा है तो उनके लिए मुश्किल होगा टाइम को मैनेज करना, कि वो वीक में 2-3 दिन निकालें और उसके लिए क्लिनिक जाएँ और अपना ट्रीटमेंट करवाएं, जिसकी वजह से उनके फिजियोथेरेपी सेशन मिस हो जाते हैं और अपने एक्सरसाइज प्लान में रेगुलर नहीं रह पाते, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते और अल्टीमेटली रिकवरी के प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है। जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं उसके बढ़ने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इन प्रॉब्लम्स का पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। तो इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि पेशेंट्स को इवनिंग में और वीकेंड पे अपॉइंटमेंट की असेस होनी चाहिए, कि वो शाम में जब फ्री हों अपनी जॉब से, अपने काम से, तो वो शाम में आके अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। और इसका एक और सोल्यूशन ये है कि पेशेंट्स को उन एक्सरसाइज के बारे में गाइड किया जाए कि जो वो घर में इजीली परफॉर्म कर सकें। इन एक्सरसाइज के बारे में उन्हें प्रॉपर गाइड किया जाए, उन्हें ट्रेन किया जाए कि कौन सी एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करनी है और एक्सरसाइज प्लान के मुताबिक रूटीन से इन एक्सरसाइज को फॉलो किया जाए, इनको परफॉर्म किया जाए। और इसके लिए पेशेंट को रिमाइंड कराने के लिए हम टेक्स्ट से या व्हाट्सएप मैसेज से पेशेंट को रिमाइंड करवा सकते हैं। और जो दूसरा मेन प्रॉब्लम वो फेस करते हैं वो कॉस्ट का है। फिजियोथेरेपी सेशंस वीक टू मंथ तक चलते हैं और इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि एक मिडिल क्लास पेशेंट बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर सकता है। और बहुत से पेशेंट तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से इनको क्विट कर देते हैं और अपने ट्रीटमेंट को मिड में ही छोड़ देते हैं और उसको मजीद कंटिन्यू नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी सेहत पे बहुत से नेगेटिव इंपैक्ट आते हैं और रिकवर होने की बजाय वो उल्टा मजीद बीमार पड़ जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि पेशेंट थेरेपिस्ट से अपने फाइनेंशियल बजट के बारे में डिस्कस करे और उसे बताए कि वो मैक्सिमम कितना अफोर्ड कर सकता है, ताकि उसको मद्देनजर रख के एक प्रॉपर प्लान को तरतीब दिया जा सके। पेशेंट्स को वीकली या मंथली पैकेजेस दिए जाएं जिनमें डिस्काउंट हो, ताकि पेशेंट पे बोझ भी ना बढ़े और वो अपने ट्रीटमेंट को मुकम्मल कर सकें, बीच में ना छोड़ दें और मुकम्मल से तैयार हो जाएं। और इसके अलावा थेरेपिस्ट को चाहिए कि वो पेशेंट को होम एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा गाइड करे, ताकि वो अपने घर पे ही एक्सरसाइज कर सके और उसे फिजिकल थेरेपी सेशन के लिए क्लिनिक कम आना पड़े। अब जो थर्ड प्रॉब्लम पेशेंट्स को फेस करना पड़ता है वो है मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी इशूज़, कि पेशेंट शुरू में तो बहुत रेगुलरली से एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन टाइम के साथ उनकी एक्सरसाइज में दिलचस्पी कम हो जाती है, वो इंटरेस्टेड होकर एक्सरसाइज नहीं करते और एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से रिकवरी का प्रोसेस स्लो हो जाता है और पेशेंट प्रॉपर्ली रिकवर नहीं हो पाता टाइम पे। इसका पॉसिबल सोल्यूशन यही है कि छोटे छोटे गोल सेट किए जाएँ और पेशेंट को उन गोल्स को अचीव करने का कहा जाए। और जब Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Mohsin.
from Group 1. Today we are going to present business model canvas of our startup physiotherapy clinic. Before discussing our clinic idea, it is important to understand what a business model and why it is used in modern business and startup. Business model canvas commonly known as BMC in short form. So जो BMC है ये एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जो बिजनेस प्लानिंग को सिंपल और ऑर्गेनाइज करता है। पुराने टाइम में क्या होता था कि जो बिजनेसेस हैं वो लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस प्लान यूज़ करते थे जिन्हें समझाना और मैनेज करना डिफिकल्ट होता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए BMC को इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि किसी भी बिजनेस का कंप्लीट स्ट्रक्चर सिर्फ एक पेज पर इजीली एक्सप्लेन किया जा सके। BMC का मेन पर्पज़ ये होता है कि एंटरप्रेन्योर्स और ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली समझा सकें कि उनका बिजनेस कैसे काम करेगा, कस्टमर को वैल्यू कैसे प्रोवाइड करेगा और फिनेंशियली सस्टेनेबल कैसे रहेगा। हेल्थ केयर फील्ड में इसका जो रोल है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हमने यहाँ से प्रॉफिट को नहीं देखना होता बल्कि पेशेंट केयर सर्विसेज क्वालिटी और रिहेबिलिटेशन आउटकम भी मैटर करती हैं। एज अ DPT स्टूडेंट हमने ऑब्जर्व किया है कि बहुत से पेशेंट पेन, इंजरी, स्ट्रोक, पोस्चर प्रॉब्लम के इशू और मोबिलिटी इशू फेस करते हैं, लेकिन अवेयरनेस की कमी, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन गाइडेंस ना मिलने और मोटिवेशन लो होने की वजह से कई पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हमने अपनी फिजियोथेरेपी क्लिनिक स्टार्टअप का आइडिया डेवलप किया है जिसका एम अफोर्डेबल, इफेक्टिव और पेशेंट सेंटर्ड रिहेबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड करना है। BMC ने हमें अपनी क्लिनिक की प्लानिंग को प्रोफेशनल और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने में हेल्प की है ताकि बिजनेस की हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को ईजिली अंडरस्टैंड किया जा सके। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट माय नेक्स्ट ग्रुप मेंबर। Assalamualaikum, this is Minahal Chaudhary. Here I am going to present you people about business model canvas of a physiotherapy clinic. मेन तो आपको मोस्टली ने बता दिया, मैं आपको फर्दर इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो हमारे पास की पार्टनरशिप्स जो पहला बिल्डिंग ब्लॉक आ जाता है की पार्टनरशिप के हमें अपने क्लिनिक का जो बिजनेस है इसको रन करने के लिए किन लोगों के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए, किन के साथ हमारी पार्टनरशिप होना ज़रूरी है सो दैट हमारा क्लिनिक रन कर सके। सबसे पहले तो हमारा लोकल डॉक्टर रेफरल्स जो हैं वो उनके साथ पार्टनरशिप होना बहुत ज़रूरी है सो दैट डॉक्टर जो हैं वो अपना पेशेंट हमें रेफर करेंगे। फॉर एग्जांपल पोस्ट सर्जरी का जो पेशेंट होता है। उसके अलावा हमारे पास स्पोर्ट्स क्लब के साथ पार्टनरशिप होना ज़रूरी है, लाइक स्पोर्ट रिलेटेड इंजरीज वगैरह जो हो जाती हैं एथलीट्स को उनके लिए। मज़ीद हमें जिम्स के साथ पार्टनरशिप होना बहुत ज़रूरी है। फर्दर इंश्योरेंस कंपनीज के साथ पार्टनरशिप होना सो दैट ये पेमेंट रिलेटेड जितने मैटर्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए इनके साथ पार्टनरशिप होना हमारे क्लिनिक को रन करने में एक बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड होगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक आ जाता है की एक्टिविटीज़, लाइक व्हाट वी डू इन द क्लिनिक। सबसे पहले तो पेशेंट को असेस किया जाता है, पेशेंट को असेस किया जाएगा। सबसे पहले उसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट प्लान किया जाएगा, उसको थेरेपी दी जाएगी, मैनुअल थेरेपी दी जाएगी लाइक मसाज वगैरह, एंड उसके अलावा उसको मशीनरी वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे मोडालिटीज़ हमारे पास हो जाती है, टेंस हो गई, अल्ट्रासाउंड, इनके थ्रू उनको पेशेंट को थेरेपी दी जाएगी सो दैट उसको एडवांस ट्रीटमेंट मिल सके। उसके अलावा मार्केटिंग की जाएगी ताकि हम अपने क्लिनिक का जो बिजनेस है उसको मज़ीद एक्सपेंड कर सकें, लोगों में अपने लोगों को हम अपने बिजनेस को की मार्केटिंग करें सो दैट पीपल विल फाइंड अस। उसके बाद हमारे पास थर्ड बिल्डिंग ब्लॉक आ जाता है की रिसोर्सेज, लाइक व्हाट डू वी नीड टू रन आवर क्लिनिक। सबसे पहले इसमें लाइक ऑब्वियस सी बात है कि लाइसेंस्ड फिजियोथेरापिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक क्लिनिक में, एक क्लिनिक को रन करने में। उसके अलावा सपोर्टिंग स्टाफ लाइक जो कि एक हेल्पिंग हैंड होगा फिजियोथेरापिस्ट के लिए, स्टाफ की ज़रूरत है। उसके अलावा क्लिनिक स्पेस लाइक एक प्रॉपर बिल्डिंग, उसके अलावा सेपरेट रूम्स, क्लिनिकल प्रेमिसेस वगैरह, ये सब जो भी, रिसेप्शन की बहुत ज़रूरत है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट हो ताकि पेशेंट की बिलिंग और पेमेंट वगैरह के जितने भी मैटर्स होते हैं वो सारा पेशेंट का रिकॉर्ड वगैरह जो रखा जाए तो वो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में रखा जाए ताकि स्मूथली वो सब कुछ देखा जा सके। उसके बाद हमारे पास इक्विपमेंट्स की बहुत ज़रूरत है, इक्विपमेंट्स मेन चीज़ है ट्रीटमेंट, पेशेंट के ट्रीटमेंट में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है वैल्यू प्रोपोजिशंस। वैल्यू प्रोपोजिशन मीन वाई पेशेंट चूज अस, लाइक हम पेशेंट पर अपना ऐसा क्या इम्पैक्ट छोड़ें कि पेशेंट हमें चूज़ करे फिजियोथेरेपी के लिए अपने ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहले ये होगा कि हम पेशेंट को पर्सनलाइज्ड केयर देंगे, नॉट रश्ड। पेशेंट को पर्सनलाइज्ड केयर मिलेगी, एडवांस ट्रीटमेंट मिलेगा सो दैट उसको फास्ट रिकवरी मिल सके, फास्ट पेन रिलीफ मिल सके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंश्योरेंस एक्सेप्टेंस होगी जिसकी वजह से पेशेंट हमें चूज़ करेगा। उसके अलावा हमारे पास टाइमिंग स्लॉट्स या अपॉइंटमेंट स्लॉट्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल रखे जाएंगे ताकि पेशेंट ईजिली अपॉइंटमेंट ले सके। टाइमिंग्स जो हैं वो बहुत कन्वीनियंट रखी जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है कस्टमर रिलेशनशिप्स। कस्टमर रिलेशनशिप के पेशेंट के साथ हम किस तरह कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो इनिशियली हम पेशेंट को फ्री कंसल्टेशन देंगे, फर्दर उनको एडवांस ट्रीटमेंट देंगे, उनको रिमाइंड भेजा करेंगे थेरेपी सेशन के लिए या उनकी रिकवरी को ट्रेस करने के लिए विया व्हाट्सअप। उसके अलावा हम पेशेंट को विजुअलाइज मतलब एक्सरसाइज जो है वो विजुअली शो कराने के लिए कि कैसे एक्सरसाइज करनी है, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पेशेंट को वीडियोज़ के फॉर्म में एक्सरसाइज दिखाएंगे, उसको एक्सरसाइज फर्दरली खुद एक्सप्लेन बहुत अच्छे से क्लियरली करेंगे सो दैट पेशेंट जो है वो अंडरस्टैंड कर सके कि एक्सरसाइज उसे करना कैसे है। उसके बाद हम जो हमारे पास वो पेशेंट्स जैसे कि जो डिजेबल होते हैं या जो पेशेंट्स हमारे पास बेड रिडन होते हैं जिनके लिए ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा इशू होता है तो उनके लिए हम
होम विजिट्स का भी ऑप्शन रखेंगे। होम विजिट्स का ऑप्शन होगा तो जो हम अपना स्टाफ है, अपना फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसको भेजेंगे होम सेशन के लिए, होम विजिट के लिए, ताकि पेशेंट की बेटर केयर की जा सके और उसको ट्रांसपोर्ट वगैरह का इशू भी ना फेस करना पड़े। तो इस तरह की चीज़ों से पेशेंट पर हम एक अच्छा अपना इम्पैक्ट छोड़ेंगे सब। और उसके अलावा हम फीडबैक का भी सिस्टम रखेंगे ताकि पेशेंट जो है वो पेशेंट से हम उससे फीडबैक लें, ताकि हमें पता चल जाए कि हम कहाँ पर हम लैक कर रहे हैं सर्विस को और कहाँ हमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए और कहाँ इंप्रूवमेंट है ऑलरेडी। नेक्स्ट हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक आ जाता है चैनल्स है कि हमारे पास पेशेंट जो है वो हमें कैसे फाइंड करेगा। सबसे पहले तो लोकल डॉक्टर रेफरल, जैसे हमने पार्टनरशिप में डिस्कस किया, डॉक्टर्स जो हैं उनके पास जो पोस्ट सर्जरी का पेशेंट होगा तो वो उसको हमारे पास रेफर करेंगे फिजियोथेरेपी के लिए एज फॉर मोबिलाइजेशन एंड फर्दर जो भी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गूगल सर्च लाइक हम गूगल पे हमारी वेबसाइट होगी हमारे क्लिनिक की, सो दैट पेशेंट जो है वो ऑनलाइन हमें सर्च कर सकता है हमारे बारे में। जैसे कि हमने कहा मार्केटिंग करेंगे तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे एड्स वगैरह की फॉर्म में वो हमारी क्लिनिक के बारे में मजीद देख सकता है, फिर वो सर्च कर सकता है, फिर वो ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है अपने अपॉइंटमेंट की। तो ये हमने चैनल्स डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है कस्टमर सेगमेंट्स जो है, इसमें ये होता है कि हमारे कौन से पेशेंट्स होंगे। सबसे पहले तो पोस्ट सर्जरी के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको अर्ली मोबिलाइजेशन की ज़रूरत होती है, अर्ली रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है, वो हमारे पेशेंट्स होंगे। उसके अलावा स्पोर्ट्स इंजरीज़ के जो एथलीट्स हैं उनमें वेरियस टाइप ऑफ इंजरीज़ होती हैं, उसके लिए उनको फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो हमारे पास पेशेंट्स होंगे। उसके अलावा जो एल्डरली नीडिंग मोबिलिटी जो होते हैं उनके लिए भी फिजियोथेरेपी ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास जो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफिस वर्कर्स जो हैं वो लो बैक पेन का शिकार हैं, तो उनके लो बैक पेन को ट्रीट करने के लिए भी उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। तो ये हो गया हमारे पास कस्टमर सेगमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद अकमल है और मेरा रोल नंबर 1006 है। आज मैं बिज़नेस मॉडल कैनवास के लास्ट 2 पार्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर और रेवेन्यू स्ट्रीम को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले है कॉस्ट स्ट्रक्चर से मुराद वो तमाम खर्चे हैं जो बिज़नेस को चलाने के लिए करने पड़ते हैं। हमारी फिजियोथेरेपी क्लिनिक में इसमें क्लिनिक का रेंट आ जाता है, स्टाफ की सैलरीज आ जाती है, ट्रीटमेंट इक्विपमेंट आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और मार्केटिंग के एक्सपेंसेस शामिल हैं। यानी बिज़नेस को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जितना पैसा खर्च करना पड़ता है वो कॉस्ट स्ट्रक्चर कहलाता है। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्ट्रीम की। रेवेन्यू स्ट्रीम वो तरीके हैं जिनसे बिज़नेस पैसा कमाता है। हमारी क्लिनिक की इनकम कंसल्टेशन फीस, फिजियोथेरेपी सेशन, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम और होम विजिट सर्विस से आती हैं। यानी बिज़नेस को जो पैसा कस्टमर से मिलता है वो रेवेन्यू स्ट्रीम का हिस्सा होता है। आखिर में कॉस्ट स्ट्रक्चर और रेवेन्यू स्ट्रीम मिलकर बिज़नेस की फाइनेंशियल हेल्थ को शो करते हैं। Assalamu alaikum, this is Tahrim Munawwar and I am here to discuss about the GROW model। तो बेसिकली ग्रो मॉडल क्या होता है? ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग और गोल सेटिंग फ्रेमवर्क है जो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ग्रो मॉडल के 4 स्टेप होते हैं: गोल, रियलिटी, ऑप्शंस एंड विल। तो सबसे पहले अगर हम गोल की बात करें तो इसका मतलब है अपना मकसद तय करना, यानी हम क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि मेरा गोल है एग्जाम में 90% मार्क्स लाना। नेक्स्ट स्टेप है रियलिटी। इस स्टेप में हम करंट सिचुएशन को देखते हैं, यानी अभी हम किस पोजीशन में हैं। जैसे कि अभी मेरी तैयारी सिर्फ 50% हुई है और कुछ चैप्टर्स मेरे रह गए हैं। ये मेरी सिचुएशन है कि मैं किस सिचुएशन में हूँ कि मैंने 50% तैयार कर लिया और मेरा 50% या कुछ चैप्टर्स मेरे रह गए हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन। इसमें हम डिफरेंट सॉल्यूशंस या चॉइसेस के बारे में सोचते हैं, यानी हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि किस तरह हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है विल। इस लास्ट स्टेप में हम एक्शन प्लान बनाते हैं, यानी हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है और उस पर कब और कैसे काम करना है। मैं आयशा अयूब और जो मेरा आज का टॉपिक है प्रेजेंटेशन का वो है ग्रो मॉडल की यहाँ पे 2 प्रॉब्लम डिस्कस की गई हैं। पहली प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूँगी। तो पहली प्रॉब्लम हमारे पास है पेशेंट स्टॉप ट्रीटमेंट अर्ली ड्यू टू स्लो रिजल्ट्स एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। इसमें हम लोग अगर देखें गोल्स को तो हमारे पास गोल ये होगा कि हम पेशेंट का ट्रस्ट डेवलप कराएं फिजियोथेरेपी के लिए, कि उसको यकीन आ जाए कि फिजियोथेरेपी से उसको इफ़ेक्ट होगा। उसके बाद दूसरा ये हम लोग करेंगे कि पेशेंट को हम ये मेक श्योर करा सकें कि अगर वो क्विक रिजल्ट चाहता है तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। उसके बाद हमारे पास होगा रियलिटी में हम लोग ये बताएंगे कि बेसिकली वो चीज़ हमें फेस क्यों करनी पड़ती है प्रॉब्लम। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पेशेंट हमारे पास क्विक रिजल्ट एक्सपेक्ट करता है मेडिकेशंस की तरह से। जैसे वो कहता है कि मैं मेडिकेशंस लेता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ, सो मुझे फिजिकल थेरेपी की एक्सरसाइज से भी मोडालिटीज़ को यूज़ करके भी वैसे ही क्विक रिजल्ट चाहिए। उसके बाद या तो उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो सेशंस नहीं ले सकता और वो डिसकंटिन्यू कर देता है, या तो पेशेंट अनमोटिवेटेड फील कर देता है या बोर फील होने लग जाता है, या उसके पास इतना टाइम नहीं होता, इतनी पेशेंस नहीं होती कि वो फिजियोथेरेपी की सेशंस को कंटिन्यू कर सके। तो अब ऑप्शंस में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ एजुकेट पेशेंट्स एट द फर्स्ट विजिट अबाउट रियलिस्टिक रिकवरी टाइम। हम पेशेंट को ये बताएंगे फर्स्ट विजिट पे कि रिकवरी की टाइमलाइन अगर इतनी है तो उसमें उसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे।
उसके बाद हम दूसरा जो ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे वो हम कॉस्ट इफेक्टिव बनाएंगे उस पेशेंट के फाइनेंशियल इश्यूज़ को देखते हुए। उसके बाद हम लोग प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे कि कितनी प्रोग्रेस हुई है और कितनी अभी होनी बाकी है। विल में हम लोग देखेंगे, हम लोग ऑर्गेनाइज कर लेंगे पॉइंट्स को कि हम लोगों को क्या कराना है। फर्स्टली हम लोग ये कराएंगे कि हम लोग पेशेंट को एजुकेट करेंगे और उसके बाद उसको एक क्लियर टाइमलाइन बताएंगे कि इस टाइम तक हम लोग उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। सेकंड हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग उसका प्रोग्रेस देखेंगे कि वो किस तरह से उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो भी रही है कि नहीं हो रही। उसके बाद थर्डली हम लोग एक वीकली गोल सेट करेंगे जिसकी वजह से हमें पेशेंट से फीडबैक मिलेगा और हमें पता चलेगा कि प्रोग्रेस वाकई में हो रही है कि अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सवेरा, रोल नंबर 1063 एंड माय टॉपिक इज़ एस्टिमेटेड कॉस्ट। बेसिकली एस्टिमेटेड कॉस्ट होती क्या है? एस्टिमेटेड कॉस्ट इज़ द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू स्टार्ट एंड रन अ बिजनेस। बेसिकली हम लोग इसको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक प्रिडिक्शन की बेस पर कैलकुलेट करते होते हैं कि हमें हमारे बिजनेस के लिए किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर रन करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उनके बगैर हमारा बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो उनकी अकॉर्डिंग एक एस्टिमेटेड हम लोग प्रिडिक्शन करते होते हैं कि हमें कितनी अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होगी, उसको हम लोग कहते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक स्टार्ट कर रही हूँ जिसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें हमारे पास रेंट ऑफ शॉप, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब कुछ आ जाएगा जो कि मेरे पास इंक्लूड होगा एस्टिमेटेड कॉस्ट के अंदर। देन हमने एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक के अकॉर्डिंग एक प्रोजेक्ट जनरेट किया हुआ है जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास सर नंबर आ जाता है। देन हमारे पास डिस्क्रिप्शन आती है LYC, FYC एंड द टोटल। बेसिकली यहाँ पर LYC लोकल करेंसी को शो करता है एंड FYC हमारे पास फॉरेन करेंसी को शो करता है। सबसे पहले मैंने एक क्लिनिक स्टार्टअप का एक आइडिया लिया है जिसके लिए मैंने अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट बनाई है कि मुझे अपना क्लिनिक स्टार्ट करना है अगर फिजियोथेरेपी का, तो उसके लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मुझे एक बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी या फिर शॉप की जिसको मैं अपना क्लिनिक का नाम दे सकूँगी। उसके लिए मैंने एडवांस की 3 लाख रुपीज़ रखी है। देन मंथली रेंट होगा उसका 50,000 रुपीज़। उसकी रेनोवेशन, पेंट, लाइट वगैरह हम लोग करवाएंगे जिसके लिए हमारे पास 2.5 लाख रुपए लग जाएंगे। देन हमारे पास हमें फर्नीचर चाहिए होगा, पेशेंट के लिए बेड्स चाहिए होंगे। उसके बाद हमारे पास रिसेप्शन की टेबल्स आएंगी, पेशेंट चेयर्स आएंगी। सब कुछ के लिए हमने 2,75,000 रखा है। देन एयर कंडीशनिंग एंड फैन हम लोग अपने पूरे क्लिनिक के अंदर इसका सेटअप करेंगे, उसके लिए हमने एक एस्टिमेटेड कॉस्ट रखी है। देन हमारे पास कंप्यूटर, प्रिंटिंग, बिलिंग सेटअप होगा कंप्यूटर जिसके अंदर हम लोग अपने पेशेंट का डाटा सेफ रखेंगे ताकि वो अपने नेक्स्ट विजिट पे आए तो हमें उनके बारे में ऑलरेडी सारा डाटा सेव हो। और उसके बाद हमारे पास प्रिंटर होगा, बिलिंग, ETC, इन सब के लिए हमने 1 लाख रखा है। उसके अलावा हमारे पास बेसिक मशीनरीज जो कि फिजियोथेरेपी क्लिनिक के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है, उसमें स्टैंड्स होती हैं, IFT होता है, ट्रेडमिल्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड और बहुत सी होती है। उनके लिए हमने 4.5 लाख रखा है। स्टाफ की सैलरीज होंगी हमारे पास 10 मंथ की जिसमें हमारे पास 2 लाख आ जाता है। अगर हमारे पास मार्केटिंग, सोशल मीडिया बैनर्स कि हम अपने बिजनेस की या फिर हम अपने क्लिनिक की एडवर्टाइजमेंट करेंगे, बैनर्स लगाएंगे, सोशल मीडिया पर एड्स चलवाएंगे, उस सब के लिए कॉस्ट हमने 70,000 रुपीज़ रखी है। यहाँ पर FYC हमारे पास इसलिए लिमिट है बिकॉज हमने कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ नहीं की है जो कि हमने फॉरेन करेंसी में बाई की हो या फिर आउट ऑफ कंट्री से मंगवाई हो। दैट इज़ वाई यहाँ पर सब लोकल करेंसी की अमाउंट्स हैं। तो हमने इसमें टोटल एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट अपने निकाल ली है। Assalamu alaikum. My name is Arisha Shahid, roll number 1052. Now I will explain the estimated income statement of our clinic business plan. बेसिकली हमने इनकम स्टेटमेंट जनरेट किया है अपने क्लिनिक को रन करने के लिए अगले 3 ईयर्स के लिए 2027, 28 एंड 29 के लिए। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट होती क्या है? इनकम स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो किसी बिजनेस की इनकम, उसके एक्सपेंसेस और प्रॉफिट को शो करती है। इनकम स्टेटमेंट फ्यूचर के लिए बनाई जाती है ताकि हमें अंदाजा हो सके कि बिजनेस कितनी अर्निंग करेगा, उसके एक्सपेंसेस क्या होंगे और उसका प्रॉफिट कैसे हम हासिल करेंगे। हमारे क्लिनिक में एस्टिमेटेड इस इनकम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 2027 का अगर हम लोग इनकम स्टेटमेंट देखते हैं तो 10 पेशेंट्स पर डे के हिसाब से और हर पेशेंट से हम लोग 2,000 रुपीज़ फ़ी चार्ज करते हैं। तो मतलब कि अगर हमारे क्लिनिक में एस्टिमेटेड 10 पेशेंट्स आते हैं पर डे के और हर पेशेंट की कंसल्टेशन फ़ी 2,000 रुपीज़ होगी, इस हिसाब से डेली इनकम 2,000 रुपीज़ और ईयरली इनकम 7.2 मिलियन रुपीज़ होती है। अब 2027 का जैसे हम देख रहे हैं कि उसकी ईयरली इनकम 7.2 मिलियन रुपीज़ है, तो अगर हम लोग सर्विस एक्सपेंसेस 2.1 मिलियन और सैलरीज 1.8 मिलियन, एक्सपेंसेस और सैलरीज को अगर हम लोग समअप करें तो 3.9 मिलियन रुपीज़ बन रहे हैं। अर्निंग में से कॉस्ट ऑफ सर्विस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट वो 3.3 मिलियन रहेगा। उसके बाद हम उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो कि 9 लाख और जनरल एक्सपेंसेस जो कि 60,000 रुपीज़ हमने रखे हैं, उनको अगर माइनस कर दें ग्रॉस प्रॉफिट में से, मतलब अगर हम उनको टोटल करें तो 96,000 बन रहे हैं और अगर हम उनको माइनस कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से तो इन तमाम एक्सपेंसेस के बाद क्लिनिक का जो प्रॉफिट होगा वो 2.34 मिलियन रुपीज़ रहता है। अब आप बात करें 2028 की, तो 2028 में जो अर्निंग्स हो रही हैं वो 8.3 मिलियन तक जा रही है ना, तो इससे पता चलता है कि पेशेंट्स का फ्लो जो है वो क्लिनिक में बढ़ रहा है। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज इसमें 4.3 मिलियन रुपीज़ हो गई हैं, ग्रॉस प्रॉफिट 4 मिलियन रुपीज़ तक चला गया और टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो 1.18 मिलियन रुपीज़ हैं। इस साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट 2.82 मिलियन रुपीज़ होगा, यानी कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो 2.34 मिलियन था और अब जो है वो 2.82 मिलियन तक बढ़ गया है एक साल, मतलब 2.82 मिलियन हो गया। अब 2029 की बात करें तो अर्निंग्स मजीद बढ़ रही हैं, इसमें 9.5 मिलियन रुपीज़ हो जाती हैं, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज 4.55 मिलियन रुपीज़ हैं और ग्रॉस प्रॉफिट 4.95 मिलियन रुपीज़। अब टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है ना वो 1.46 हैं, तो उसको हम लोग इन तमाम एक्सपेंसेस के बाद अगर क्लिनिक का एस्टिमेटेड प्रॉफिट हम लोग बनाते हैं ना तो 3.49 मिलियन रुपीज़ आता है, जो कि 2027 और 2028 के से दोनों से ज़्यादा है। कंक्लूजन अगर हम लोग निकालें तो ये है कि क्लिनिक की अर्निंग और प्रॉफिट हर साल इंक्रीज़ हो रही है, जो ये शो करता है कि हमारा क्लिनिक फाइनेंशियली स्टेबल है और फ्यूचर में ग्रोथ के फ्यूचर में जो है ना ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बेसिकली हमने इनकम स्टेटमेंट जनरेट की थी अपनी क्लिनिक की। इनकम स्टेटमेंट कैसे जनरेट की थी? जो हमारी अर्निंग्स थी हमने उनको अर्निंग्स में से एक्सपेंसेस अपने माइनस किए तो हमें प्रॉफिट का अंदाज़ा हो गया।